अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, मैं ये वीडियो सुबह के वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सारी रात हम जागते रहे और जो मनाजिर देखे वो इंतहाई तकलीफ दे हैं। पाकिस्तान की तारीख के बुरे दिनों में से एक और बुरा दिन, मुरीदखे में खून की होली खेली गई है और निहत्ते तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर गोली चलाई गई, उनके ऊपर शेलिंग की गई, उनके ऊपर टॉर्चर किया गया। बहुत सारे ज़ख्मी हैं, बहुत सारे शहीद हो गए। तहरीक लब्बैक से या उनकी पॉलिसी से या उनके नज़रिए से आप इख्तलाफ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इंतहा पसंद है। हो सकता है मेरी सोच भी इनके खिलाफ है, लेकिन आज मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। लेकिन कभी भी एक इंतहा के खिलाफ जो दूसरी इंतहा है उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भी एक तरह की इंतहा पसंदी है। मुल्क में कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, रियासत मौजूद है, रियासती इदारे मौजूद हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर है जो मौजूद है। ये नहीं होना चाहिए था। बहुत अफसोसनाक है। कुछ हकायक जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले जो अभी तक की खबरें वो ये कि बड़ा खौफनाक क्रैकडाउन किया गया सारी रात, ख़ास तौर पे फजर की नमाज के वक्त तहरीक लब्बैक की क़यादत और कारकुनों पे, और उनके ऊपर न सिर्फ गोलियां चलाई गई, बदतरीन शेलिंग की गई। जो उनके कायदीन का मरकज़ी कंटेनर था उसे आग लगा दी गई। मैंने बेशुमार मनाज़िर देखे हैं कि लोग सड़कों के ऊपर पड़े हैं और उनकी जान बचाने के लिए दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी तक मैंने खुद दर्जनों लोगों को गोलियाँ लगी हुई वीडियोज़ देखी हैं। कोई उठा कर ले जा रहे हैं, कोई घसीट कर ले जा रहे हैं, कोई जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई घरों में पड़े हुए हैं, कोई गाड़ियों में पड़े हुए हैं। कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या चल रहा था। इतना जुल्म, और चारों तरफ से इन लोगों को घेरा हुआ। आईजी पंजाब खुद वहाँ पे मौजूद था। कुछ इतलात के मुताबिक वहाँ पे कुछ वज़रा और मोहसिन नकवी भी गया था और ये खून की होली खेली गई है। अब तक की इतला के मुताबिक जो कुछ हमने देखा या अभी तक जो तहरीक लब्बैक के लोगों ने बताया, वो ये कह रहे हैं कि हाफिज़ साद रिजवी जो लीडर हैं तहरीक लब्बैक के, उन्हें गोलियां लग गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उनके कंधे में एक गोली लगी, कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें 3 गोलियां लगी। लेकिन ये बात कंफर्म है कि वो अपने कंटेनर पे बेहोश हो गए थे और वहां से जो है उन्हें पकड़ के ले गए सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग। जबकि उनका भाई जो अनस रिजवी है, छोटा लड़का वो भाई है उनका, वो भी कहा जा रहा है कि शदीद जख्मी है। जबकि ये भी दावा किया गया कि कुछ कायदीन और कुछ कारकुनान जो हैं वो वहाँ पर भी तहरीक लब्बैक के शहीद हुए हैं। तो हर तरफ लाशें पड़ी हुई थी और ज़ख्मी पड़े हुए थे। बहुत अजीब सूरत हाल थी जो वहाँ से रिपोर्ट हो रही है। मैं क्योंकि खुद वहाँ पे फर्स्ट हैंड रिपोर्टिंग नहीं कर रहा और अब रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे जिस तरह गोली चल रही थी। हम अभी इंसार करेंगे तहरीक लब्बैक जो बात कह रही है उसके ऊपर। और तहरीक लब्बैक ये दावा कर रही है गुज़िश्ता 24 घंटों से, बल्कि इससे ज़्यादा टाइम हो गया, कि उनकी लाशें छीन ली जाती हैं, एम्बुलेंसेज में डालकर गायब कर दी जाती हैं। बता ही नहीं रहे कि उनके कितने लोग मारे गए हैं और उनकी लाशें गायब की जा रही हैं, उनके ज़ख्मियों को गायब किया जा रहा है। बल्कि वहां पे बख्तरबंद गाड़ियां जिस तरह भाग रही थी उसमें यह दावा किया गया कि बहुत सारे लोग इन गाड़ियों के नीचे भी आ गए। ये खौफनाक मनाजिर हैं। 26 नवंबर के बाद हमने इस तरह के मनाजिर अब देखे पाकिस्तान में। इससे पहले इस तरह की चीज़ें हमने 26 नवंबर को देखी थी और ये इंतहाई तकलीफ दे मनाजिर हैं जो लगातार दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल दोनों भाई जो लीडरान हैं वो दोनों गिरफ्तार हो गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज उन्हें उठाकर ले गई हैं और इतला ये दी जा रही है कि दोनों जख्मी भी हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि साद रिजवी गुज़िश्ता 24 घंटों से ज़्यादा हो गए हैं लगातार बार बार कह रहा था कि मेरे साथ मुज़ाकरात करो, हम टीम भिजवा देते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करो। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम 1-1.5 महीने के लिए अपना ये मार्च मुलतवी कर देते हैं, हमें मुज़ाकरात का मौका दिया जाए, हम बाद में दोबारा आ जाएंगे और यकीन दिलाते हैं कि सिर्फ अपना एक प्रोग्राम करेंगे 1 दिन का, कहीं पर भी हम धरना नहीं देंगे। वो काफ़ी बैकफुट पर चले गए थे, उन्हें थोड़ी सी फेस सेविंग चाहिए थी और मुज़ाकरात के ज़रिए से एहतजाज ख़त्म करना चाह रहे थे। लेकिन तहरीक लब्बैक के लोगों ने मुझे बाकायदा उनकी क़यादत ने मैसेजेस किए, मेरे पास अभी भी मेरे मोबाइल फ़ोन में वो मैसेजेस मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि हमें आगे बढ़ने दिया जाता है, हमें पीछे हटने नहीं दिया जा रहा, हमें धकेल कर लाहौर से निकाल कर यहाँ तक पहुँचाया गया है और हमें घेरा जा रहा है। इस किस्म की बातें उन लोगों ने मेरे साथ की, तहरीक लब्बैक की क़यादत ने। और वो मुझे ये कह रहे थे कि हमें लगता है कि हमें ट्रैप किया गया है और हमारे ऊपर एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। फिर जो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर सोर्सेज हैं जिन सहाफ़ियों के, उनमें से एक से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि इमरान साहब मामला यह है कि अब तय कर दिया गया है बड़े हाई लेवल के ऊपर कि इन्हें एलिमिनेट किया जाएगा, यानी इन्हें अब रास्ते से हटाया जाएगा, तहरीक लब्बैक को, इसको हमेशा के लिए क्रश कर दिया जाएगा। ये फैसला किसी लेवल पर किया गया क्योंकि देखें अभी शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के करीब भी जाना है, तो उन्हें यह भी बताना है कि पाकिस्तान में कितनी शदीद मुखालफत हो रही है। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं जिनमें अरशाद भट्टी साहब भी हैं, कुछ और मेरे दोस्त भी हैं सहाफ़ी। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि भाई वो ये कह रहे हैं कि जी अगर फ़लस्तीनी मान गए और अरब मान गए तो आपको क्या तकलीफ है, अब अमन मुआहदा हो गया तो आप एहतजाज करने के लिए क्यों निकले। देखिए अभी एहतजाज हुआ है बरतानिया में, इस मुआहदे के बाद 2 लाख लोग निकले हैं। साउथ अफ्रीका में आज एहतजाज हो रहा है, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पे निकल रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज उनको प्रोटेक्शन दे रही हैं।
डोनाल्ड ट्रंप के अमन मुआहदे के बाद यूरोप के कई ममालिक के अंदर फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए और इसराइली पॉलिसी के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन किसी भी दुनिया के एक मुल्क में मुजाहिरीन के ऊपर ऐसी गोली नहीं चली है, इस तरह कत्ल और गारतगिरी नहीं हुई जो पाकिस्तान में हुई है। बजाय पाकिस्तान के सहाफ़ी और दानिश्वर ये सवाल पूछें कि जनाब अगर ये लोग पुरअमन तरीके से एक एहतजाज कर रहे हैं एक दिन के लिए और आपने बाकायदा इन्हें इजाज़त दी, रियासत ने बाकायदा इन्हें इजाज़त दी थी, या तो इजाज़त ही ना देते कि भाई आप इंतहा पसंद है, आपको हम आने नहीं देते, तो पहले इन्हें इजाज़त दी, इजाज़त दे के इनको इनके घर के ऊपर अटैक किया, फिर इनको निकाला घर से, फिर इनका लॉन्ग मार्च धकेलते धकेलते बाहर आ गया और मुरीद के में लाके अब ये क्लेम है तरीके लबैक का कि हमें वहां पे घेर कर मारा गया और बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं। ये मनाज़िर मैंने इससे पहले इतने तकलीफ दे सिर्फ डी चौक में देखे थे, जहां पे लाशें गिर रही थी, स्नाइपर से गोलियां चलाई जा रही थी, बाकायदा रियासत ने धमकी लगाने के बाद वहां पे कत्लेआम किया था, बेशुमार जख्मी अस्पतालों में पड़े थे, लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। यहां मैंने देखा कि साद रिजवी लोगों को वास्ता भी दे रहे थे, पुलिस को और रेंजर्स को, और आखिरी वक्त तो ऐसा आ गया था कि वो वास्ते दे रहे थे कि अल्लाह का वास्ता, रसूल का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी माओ का वास्ता, तुम वापस चले जाओ, तुम पीछे चले जाओ और बातचीत के लिए भेजो किसी को, हमसे बात करो। लेकिन ऐसा लगता है कि रियासत ने तय किया था कि इनको पूरी तरह से क्रश करना है। मुझे अफसोस जो है ना, वो देखें ये लोग बनाए भी तो रियासत ही इनके साथ ताल्लुकात बनाती है ना, इन लोगों को इस्तेमाल करती है। अफसोस मुझे इस बात का है कि निहत्ते मासूम नौजवान कत्ल हो गया। अब कोई अपने घर का वाहिद सहारा होगा, कोई बेटा अपनी फैमिली को संभालता होगा, कोई बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए बड़ा सहारा होगा। अब ये जो कत्लेआम हो गया और जो नंबर तहरीके लबैक के लोग बता रहे हैं वो इंतहाई खौफनाक है, वो मैं दोहराना भी नहीं चाहता। यानी वो तो जो नंबर बता रहे हैं वो सैकड़ों के अंदर बता रहे हैं कि इतने कारकुन उनके शहीद हो गए, और जो जख्मियों की तादाद बता रहे हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद बता रहे हैं तहरीके लबैक के लोग। और ये उनके वो अकाउंट्स हैं जो उनके मेन अकाउंट्स हैं, उनकी लीडरशिप के अकाउंट्स हैं, वहां से इस किस्म की खबरें आ रही हैं। साद रिजवी ने गायब होने से पहले, यानी अब उनके बारे में अभी हमें मालूम नहीं है कि उनको कहां पहुंचाया गया है, या जख्मी होने से पहले, बेहोश होने से पहले जब उनको उठाकर ले गए, कंटेनर को आग लगा दी, तो उन्होंने यह भी बताया था कि घरों को भी मसमार किया जा रहा है तहरीके लबैक के कारकुनों या रहनुमाओं के। 9 घरों के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें मसमार कर दिया गया है। दुनिया के कई ममालिक में एहतजाज हो रहा है, अमेरिका की अमन डील के बावजूद हो रहा है, तो अगर पाकिस्तान में हो गया तो क्या हो गया? अभी तहरीके लबैक एहतजाज कर रही थी, जमात इस्लामी ने भी तो किया, अभी पेशावर में अभी किया, उनके साथ तो यह नहीं हुआ। जमात इस्लामी ने अभी पेशावर में एहतजाज किया, अमन डील के बाद किया, डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने अपनी बात रखी पाकिस्तान के सामने, हुकूमत के सामने। तो तहरीके लबैक को ऐसा लगता है कि एक प्लान के तहत ये रियासत ने शायद सोच लिया था। देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम में से पाकिस्तानियों में से जब किसी एक को मार पड़ रही होती है ना, बाकी खुश हो रहे होते हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि तहरीके लबैक के नजरियात से मुझे शदीद इख्तलाफ रहा बहुत सारी चीजों से, तर्ज अमल से, और शायद आइंदा भी रहेगा। लेकिन मैं निहत्ते लोगों पे गोली चलाने का हमायती कभी नहीं हो सकता। रियासत के कुछ उसूल होते हैं, ये तो नहीं होता कि आप एकदम गोली चलाएं और धावा बोल दें, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी आप पामाल करें। वो अगर आज किसी के साथ हो रहा है तो कल आपके साथ भी होगा। मैंने कई दफा कहा कि बारी बारी सबकी बारी। कल ये कुछ और लोगों के साथ हो रहा था, फिर तहरीके इंसाफ के साथ हुआ, बहुत बुरी तरह हुआ, 3.5 साल से जारी है। जितना जबर तहरीके इंसाफ ने देखा उतना तारीख में किसी ने नहीं देखा। और अब जो ये हुआ तहरीके लबैक के साथ, ये भी उस तरह की एक कड़ी है। कल ये किसी और के साथ, फजल रहमान के साथ हो सकता है, ANP के साथ हो सकता है, जमात इस्लामी के साथ हो सकता है। आप हमेशा तो एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में नहीं रहेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ हो सकता है, PMLN के साथ हो सकता है। तो बारी बारी सबकी बारी, ये रफ्तार रोकना चाहिए। कानून को पाकिस्तान में मोहतरम करना चाहिए, कानून के मुताबिक चीजें की जानी चाहिए, रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में होना चाहिए। जिसके नजरिए से इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय की गुंजाइश पैदा करनी चाहिए, ये मार धाड़ बंद करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई कानून हाथ में लेता है, अगर कोई रियासत को चैलेंज करता है, अगर कोई रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करता है, तो वो गलत काम भी नहीं होना चाहिए। यानी मैंने देखा तहरीके लबैक के कारकुन कई जगह पुलिस को बहुत मार रहे थे, पुलिस वालों को जख्मी किया, उनको मारा। ये भी नामुनासिब रवैया था, ये भी गलत था, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये लोग गोली नहीं चला रहे थे और इनके ऊपर गोलियां चलाई गई, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो जाबहक हो गए, शहीद हो गए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया ने आवाज़ उठाई तहरीके लबैक के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ। अब मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता, लेकिन माजी में ऐसा नहीं हुआ था जब तहरीके इंसाफ को बाहर पड़ रही थी। तो कम से कम इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ जेल में, और तहरीके इंसाफ ने जो जुल्म सहा, पाकिस्तान में एक फोर्स तो ऐसी तैयार हो गई है जो हर जुल्म और हर जबर के खिलाफ आवाज़ उठाती है। ये बहुत अच्छी बात है, बाकियों को भी इससे सीखना चाहिए और हर जुल्म हर जबर के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल भी है, लेकिन ये इतनी अफसोसनाक सूरत हाल है तहरीके लबैक वाली के, और खबरें जो है वो इसके सामने बहुत छोटी लग रही हैं। एक बड़ा सानहा है ये, इसको एक सानहे की तौर पर देखा जा सकता है
जो हमने होता हुआ विटनेस किया मुरीद के में, अफसोसनाक और काबिल मजम्मत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पे नाज़रीन ट्रंप का भी स्टेटमेंट आया। उसने कहा जी मैं जंगबंदी का मास्टर हूं तो मैं ये भी करवाऊंगा, मैं जरा कहीं और बिजी हूं, वहां से फारिग होता हूं। वो मिस्र चला गया है डोनाल्ड ट्रंप, और वहां पे अब वो जो एक उसका अमन मुआहदा है उसको फाइनली डोनाल्ड ट्रंप उसको सेलिब्रेट करेगा। और पाकिस्तान ने पहली बार जो एक स्टेटमेंट पाकिस्तान की जानिब से जो जारी हुआ अफगानिस्तान को लेकर, झड़प के बाद जो बॉर्डर पे हमारी अफगानिस्तान के साथ हुई, दोनों के दावे तो अपनी अपनी जगह पे हैं। पाकिस्तान ने कहा कि बहुत नुकसान पहुंचाया अफगानिस्तान का, और ये रिपोर्ट भी हुआ। कुछ जगहों पे पाकिस्तानी फौजी हमें नजर आ रहे हैं जो अफगानिस्तान की सरहद के अंदर दाखिल हुए, वहां जाके पाकिस्तान के झंडे लगाए। इक्का दुक्का जगह से हमें ये मनाजर नजर आए और बाकायदा वो शो किए गए। और दूसरी तरफ अफगान तालिबान हुकूमत जो है उनके अपने दावे हैं। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमने बहुत बुरे ताल्लुकात रखे उन लोगों से जो अफगान तालिबान से लड़ रहे थे। यानी जिस वक्त अफगान तालिबान इक्तदार में नहीं थे और अशरफ गनी और करजई हुकूमत थी अफगानिस्तान में, तो हमने उनसे मुखालफत ली हुई थी इन्हीं तालिबान के लिए। और अब जब इनकी हुकूमत आ गई है तो हमने इनसे मुखालफत लेके उनके साथ मिल गए। यानी हमने अफगानिस्तान में हमेशा अपोजिशन में रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को क्या होना चाहिए, पाकिस्तान को जमहूरियत के साथ होना चाहिए, डेमोक्रेसी के साथ होना चाहिए, लोगों के मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, दुनिया का कोई मुल्क हो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तानी जर्नैलों की पॉलिसी है क्या? ये हमेशा उस तरफ जाके खड़े होते हैं जो अफगानिस्तान में अपोजिशन होती है। और अब जो पाकिस्तान ने अल्फाज इस्तेमाल किए, पहली बार अफगान तालिबान और दहशतगर्द धड़ों को एक ही पैराए में जिक्र किया पाकिस्तान ने। पहली बार तालिबान रजीम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। फिर यह भी कहा गया कि हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन अफगान अवाम को आज़ादी नसीब होगी और उन पर असल नुमाइंदा हुकूमत हुक्मरानी करेगी। देखिए, इससे पहले जो हुकूमत थी अफगानिस्तान में, करजई हुकूमत या अशरफ गनी हुकूमत, हम उसे कठपुतली हुकूमत करार देते थे। तो अफगानिस्तान में तो असल हुकूमत फिर आई नहीं अभी तक। क्या वहां पे इलेक्शन हो पाएंगे? क्या पाकिस्तान ऐसे हालात पैदा कर पाएगा अफगानिस्तान में? देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान को हमें अंदर से संभालने की जरूरत है। अफगानिस्तान में किसकी हुकूमत है, किसकी नहीं है, वो क्या करते हैं, क्या बेचते हैं, भाई हमारे यहां पे मुदाखलत ना करें और हमारे साथ मामला तय करें। वहां किसी की भी हुकूमत है, तालिबान की है, काले चोर की है, जिसकी भी है, हमारे साथ मामला तय करें जनाब के हमारा मुल्क, हमारी सरजमीन आपके खिलाफ और आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मिलकर जो दहशतगर्दी है, टीटीपी है, इसका कोई हल निकाल लेते हैं। जिनसे आपको प्रॉब्लम है हम मदद करते हैं, जिनसे हमें प्रॉब्लम है आप मदद करें। और अपने पाकिस्तान के अंदर अमन अमान कायम करने की हमें ज्यादा जरूरत है, बजाय इसके कि दूसरों के रिजीम चेंज हम करते रहें। तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इससे पाकिस्तान के अंदर ज्यादा मसाइल आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और माजी में हमने ये तजुर्बे करके देखें तो हमें पाकिस्तान के अंदर काफी रिएक्शन आया है इन चीजों का। नाज़रीन, गंडापुर के दस्तखतों को लेकर कुंडी साहब जो है, गवर्नर फैसल कुंडी खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी। गंडापुर ने एक इस्तीफा दिया था 8 तारीख को, एक दिया 11 तारीख को। पहला वाला उन्होंने कहा मिला ही नहीं, एक और भेज दिया 11 को। अब वो कहते हैं दोनों मिल गए, दोनों के दस्तखत अलग अलग हैं। ये जरा देखें आप, मुझे तो अलग अलग नहीं लग रहे। मेरे एक दो दोस्त हैं वो एक्सपर्ट हैं दस्तखत के, बैंक्स वगैरह में भी काम करते हैं, उनको फौरन पता चलता है। उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर तो हम 10 करोड़ का चेक भी कैश कर दें, दस्तखत बिल्कुल एक जैसे, कोई फर्क नहीं है। ये सिर्फ फर्क जो है ना वो फतूर है गवर्नर साहब के दिमाग में, जो एस्टेब्लिशमेंट ने डाला हुआ। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, और गवर्नर बेचारा मजबूर है। और ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की औकात। पीपल्स पार्टी जब कभी जमहूरियत का नाम ले तो उन्हें बताएं कि सबसे ज्यादा सहाफियों का कत्ल सिंध के अंदर हुआ। पीपल्स पार्टी जब कभी जमहूरियत का नाम ले तो उन्हें बताएं कि बिलावल ने कहा था कि डंडे वाली जमहूरियत, और बिलावल ने कहा था ब्रूट मेजॉरिटी। ये बिलावल को याद दिलाए बार बार। जब कभी ये जमहूरियत का नाम ले तो इन्हें बताएं कि आपने पंजाब में गवर्नर राज लगाया था और खैबर पख्तूनख्वा में आपके गवर्नर ने गैर आईनी इकदाम किया था। तहरीक इंसाफ इस बात पे बजीद है कि आज वो हर हाल में अफरीदी साहब को, सुहेल अफरीदी को बनाएंगे खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर। आइन इस पे क्या कहता है? देखिए, सादा बात है, जब इस्तीफा पहुंच गया गवर्नर को तो इस्तीफा हो गया। अब गवर्नर जो मर्जी बहाने बनाए, गवर्नर कोई हेडमास्टर थोड़ी है कि जनाब मैं फैसला करूंगा तो ये करूंगा तो तब तक यही वजीर आला रहेगा। ऐसे नहीं होता। नए वजीर आला के इंतखाब के अंदर गवर्नर का कोई किरदार नहीं है। वो स्पीकर है और कागजात जमा हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी के अपने नुमाइंदे ने भी करवा दिए हैं। और आज के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि हम अपना वजीर आला मुंतखब कर लेंगे। दो तरीके हो सकते हैं ना, या तो सिंपल वो वहां पे वोटिंग करवाएं और अपने 92 वोट इकट्ठे करें तो 4-5 और मिल गए, ठीक है, नहीं तो अपने वोट लेकर अपना वजीर आला मुंतखब करवा लें। सुहेल अफरीदी वजीर आला बन गया। अब गवर्नर उससे हेल्प नहीं लेता तो गवर्नर आइन शिकनी का मुंतखब होगा, जो कल को आर्टिकल 6 पे लग सकता है। लेकिन एक और तरीका भी है कि अली अमीन के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कह रहा है, लेकिन मायूब है ये तरीका, क्योंकि गंडापुर है जैसा भी इमरान खान का साथी है। इमरान खान ने उसको हटाया जरूर है, फील्डिंग तब्दील की है, लेकिन उस पर अदम एतमाद नहीं किया कि जनाब बिल्कुल ये कोई बहुत बुरा आदमी है, इसको हटाओ, नहीं, ऐसे नहीं किया।
इमरान खान ने अपना बेहतर आदमी लेकर आया कि नहीं, इस जगह पे ये बंदा बेहतर है, ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इसको हटाओ। तो अदम एतमाद का मतलब तो ये होगा कि जनाब बिल्कुल ही एतमाद ही नहीं है उस पर, तो ये थोड़ा मायूब हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो तहरीक इंसाफ टेढ़ी उंगली से भी निकाल सकती है। अदम एतमाद जमा करवा के उसी वक्त उसके ऊपर वोटिंग करवा लें, और जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को उसी वक्त फारिग करवा के तो दोबारा वोटिंग करवा लें, और सुहेल अफरीदी को उसी वक्त आधे घंटे के अंदर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर लें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों को बड़ी तादाद में कहा कि पहुंचो वहां पे और उस कार्रवाई का हिस्सा बनो, और वहां मौजूद रहना कि कोई गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम ना उठाया जा सके। ये नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है। देखते हैं अभी चंद घंटे हैं, इन चंद घंटों में क्या होता है। आज 10 बजे के बाद बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी। नेक्स्ट वीलॉग में आपको मैं बाकी चीजें बताऊंगा। लेकिन ये जो मुरीदके में हुआ ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये मेरे दिल को तकलीफ हुई, मुझे बहुत बुरा लगा कि एक मरतबा फिर निहत्ते पाकिस्तानियों पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने गोलियां चलाई। अफसोसनाक, क्योंकि देखें किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, और गोली चलाने का एक SOP होता है। जब तक कि आपको कोई गोली ना मारे आप गोली नहीं मारते। लेकिन यहां पे ऐसे मनाजिर हमने देखे कि दूर से गोलियां मारी जा रही हैं। इससे पहले हमने देखा था कि स्नाइपर जो है वो ऊपर से बैठ के गोलियां मार रहे थे। तो मुझे बताए, क्योंकि मुझे कुछ फैक्ट्स का पता है जो मैं अभी बयान नहीं करूंगा।